आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आज के इस लाइव सेशन में। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी बड़े जोरों शोरों से कर रहे होंगे, शुरू कर दिए होंगे। चलो नमस्कार सर, जय जगन्नाथ सर। देखो, प्रशांत जी भी माइक ऑन करके अभी घर से कुछ बात कर रहे हैं। हाँ प्रशांत जी, क्या खबर है? घर में सब ठीक है? हालचाल? सर नमस्कार। ठीक नमस्ते। है सर। जय जगन्नाथ सर, नमस्कार सर। नमस्ते, जय जगन्नाथ। कैसे कैसी चल रही है तैयारी आपकी? अच्छी चल रही है? सर अभी ठीक चल सर अभी ठीक चल रहा है सर। आपका वीडियोस और पीडीएफ बहुत हल्के है मुझे, वो वीडियो मिल देख जाए रहे हैं? अपनी। चलिए, तो साथ में बने सर रहिए, वीडियो देख रहे हैं सर। परिवार सहित सीखते रहिए। मैं अभी आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको साझा करूंगा, है ना? तो सर सर आप कनेक्टेड रहिए, 1 मिनट होल्ड करिए, है ना? तो मैं आप सभी साथियों को बता रहा था कि ये जो हम लोग आज सेशन कर रहे हैं या कल जो सेशन किए हैं, ये एक खजाने की तरह है। और आपके लिए छने हुए क्वेश्चंस हैं जो रेडी टू ईट बोलते हैं ना, जैसे आपके प्रमोशन एग्जाम के लिए जो सुनिश्चित करेंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके प्रमोशन एग्जाम में आने ही आने हैं। और ये सुनिश्चित है कि जो कल के सेशन में और आज के सेशन में हम लोग चर्चा किए हैं, ये क्वेश्चन तो आना ही है। हमें फिर तैयारी करनी है बाकी और क्वेश्चन की, क्योंकि ग्रामीण बैंक में कंपटीशन जो है इस तरह से होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर रिटर्न में लाने होते हैं। फिर इंटरव्यू में जो है स्कोर करना होता है, अप्राइजल भी होता है, थोड़ा मनमुटाव भी होता है, थोड़ी लॉबी भी होती है, बहुत सारी चीज़ों का समावेश जो होता है आरआरबी में होता है। तो हमारा फर्ज क्या है? रिटर्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा नंबर लाना है, इंटरव्यू के लिए अच्छी तैयारी करनी है। फिर बैंक में तो आप लोग बहुत काम अच्छे करते ही करते हो, और उस काम को करते हुए हमें थोड़ी सी विनम्र समग्र व्यवहार कुशलता भी लानी है, बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी दिखानी है, अपने बैंक के प्रति समर्पण भी दिखाना है। एग्जामिनेशन जो है, इन सभी चीज़ों का समावेश होता है, क्योंकि आपको कोई ना कोई देख रहा होता है, आपको कोई ना कोई रेट कर रहा होता है, रेटिंग कर रहा होता है। इसीलिए प्रमोशन जो है बहुत ही सिंसियरिटी के साथ इसको सिक्योर करना होता है, क्योंकि यह कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। जीवन एक प्रतिस्पर्धा है, मैं तो बोलता हूँ प्रतिस्पर्धा ही जीवन है। हर फील्ड में आपको प्रतिस्पर्धा है। सीट और आपकी वैकेंसी, उसके आधार पर योग्यता, और क्या क्या योग्यता लगती है, इनमें एक पार्ट है रिटर्न एग्जाम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ रिटर्न एग्जाम ही आपको सारी चीज़ें कर लेगा, बहुत सारे फैक्टर इसमें काम होते हैं, लेकिन ज़्यादातर साथियों के लिए अगर देखेंगे तो रिटर्न एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी और वीडियो भी आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ज़रा कोई साथी कंफर्म कर देंगे कि प्रशांत जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? सर सर सही से आ रहा है सर, सही से आ रहा है सर। चलो, बढ़िया। तो आज मोस्ट पॉपुलर सीरीज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रमोशन एग्जाम के लिए। कल हमने पार्ट 1 किया था, आज पार्ट 2 करेंगे। और इस मोस्ट पॉपुलर सीरीज क्वेश्चंस का मतलब यही हुआ कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये 3 से ज़्यादा बार आए, इसलिए हम लोग इसको मोस्ट पॉपुलर सीरीज सवाल में साझा किए हैं, शामिल किए हैं। तो आप लोग अभी माइक बंद कर दीजिएगा। जब बात करना होगा तो माइक ऑन कर लीजिएगा, और फिर माइक को म्यूट कर लीजिएगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। सवाल है डिमांड प्रोमिसरी नोट के लिमिटेशन पीरियड के बारे में। सवाल बहुत आसान है, लेकिन क्या 3 इयर्स। है ना, दिल है कि मानता नहीं, हमेशा ये सवाल आता है। एकदम सिंपल सा सवाल है। अगर हम अच्छे प्रूडेंट बैंकर हैं, सूझबूझ वाले बैंकर हैं, अच्छा जिम्मेदार बैंकर हैं, तो हमें पूरे लिमिटेशन एक्ट को पढ़ना होगा, डॉक्यूमेंटेशन एक्ट को पढ़ना होगा, क्यों इसके पीछे का क्या लीगल वैल्यू है उसको देखना होगा। लेकिन सब पढ़ने के बाद भी सवाल आता है बहुत सिंपल सा, कि व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर डिमांड प्रोमिसरी नोट। लिमिटेशन पीरियड एक ऐसी अवधि है जिसमें कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सपायर हो जाता है। अगर उस लिमिटेशन पीरियड के बाद हम लोग सूट फाइल करने जाएंगे तो हमारा जो सूट फाइल का केस है एक्सेप्ट नहीं होगा, या कोई सिविल सूट होगा या कहीं भी केस करना चाह रहे हैं लोन की वसूली के लिए, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा।
तो इसीलिए लिमिटेशन पीरियड बहुत मायने रखता है। डॉक्यूमेंट रिन्यूअल इसीलिए हम लोग समय पर करते हैं और उसको फोकस करते हैं। तो आप मानिए कि जब हमारा कोई लोन के लिए एग्रीमेंट होता है, डॉक्यूमेंट साइन होता है, तो एक वचन पत्र देता है कि जब भी बैंक से मांगा जाएगा मैं उसको अदा करने का वचन देता हूँ। इसको बोलते हैं डिमांड प्रोमिसरी नोट। और डिमांड प्रोमिसरी नोट जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आपने पढ़ा भी होगा, नहीं तो दोबारा देख लीजिएगा कि इसका क्या महत्व है, किस तरह से है। डिमांड प्रोमिसरी नोट का एक वैलिड पीरियड होता है। जिस तारीख को डिमांड प्रोमिसरी नोट लिखा गया है उस तारीख से 3 साल के अंदर जो है उसकी वैलिडिटी होगी डिमांड प्रोमिसरी नोट की। और ये जो डिमांड प्रोमिसरी नोट है, ये इसकी जिस तारीख को लिखी गई है उससे 3 साल की वैलिडिटी में डिमांड प्रोमिसरी नोट जो है लिमिटेशन पीरियड होता है। आप सोचिए कि जब कोई एग्रीमेंट लोन में होता है तो हम टर्म्स एंड कंडीशन लिखते हैं कि इस समय में, इस महीने में हम किस्त अदा करेंगे। अदा नहीं करता है तो हम लीगल नोटिस, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस देते हैं। अब जब बहुत तंग हो गए तो हम लोग क्या करते हैं, फिर सूट फाइल करते हैं। उस समय हमको ये लीगल जो है डॉक्यूमेंट देखना होता है। सिंपल सी बात है कि वह अवधि जिसमें हम उस हितग्राही या उधारग्रहीता के खिलाफ कोर्ट कचहरी में केस दायर कर सकते हैं, जिससे कि हमारे लोन की वसूली सुनिश्चित हो सके। क्योंकि अब वो लोन हमारे मांगने से नहीं दे रहा है, अपराध कर रहा है या अपने एग्रीमेंट तोड़ रहा है, तो हम कोर्ट न्यायालय की शरण में जाते हैं कि हमने भरोसेमंद लोगों का पैसा जो हमारे पास जमा है वो इनको लोन दिया है, अब आप न्याय दिलाइए महाराज, इनसे पैसा वसूल करके दिलाइए। तो ये है डिमांड प्रोमिसरी नोट का लिमिटेशन पीरियड, 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट। सरल है लेकिन आप लोग याद रख लीजिए। अगला सवाल है, बहुत ही पॉपुलर सीरीज का है। आप लोग देखते ही चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट इज टू बी यूज इशूड ओनली थ्रू अकाउंट्स एंड चेक डेबिट। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। अगर डिमांड ड्राफ्ट इशू करने के लिए आता है कोई ग्राहक, तो कितने रुपए का डिमांड ड्राफ्ट इशू करेगा, तो केवल केवल अकाउंट या चेक से होगा। तो आप लोग बताइए, लिख के टाइप करके बता दीजिए, जैसे कि चैट बॉक्स में हमारे साथी कुछ लिख रहे हैं। ये सवाल जो है प्राय एग्जामिनेशन में पूछता है, अलग अलग बदल बदल के सवाल पूछ सकता है। और हमारे देखिए कितने तेजस्वी लोग हैं स्क्रीन पर लिख दिया एकदम, जैसे ना आईपीएल का चलता है ना। तो स्क्रीन पर लिख दिया हमारे महाराज ने, है ना। बहुत बढ़िया जी। इतने कहाँ पर रहते हैं इतने तेजस्वी लोग हैं। चलिए, तो डिमांड ड्राफ्ट जो है कैश में इशू किया जा सकता है लेस देन 50,000, मतलब 49,999 रुपये तक कैश में इशू किया जा सकता है। जहां 50,000 या 50,000 से ऊपर हो गया तो वहां डिमांड ड्राफ्ट को अकाउंट से डेबिट करके या चेक के माध्यम से ही इशू किए जाएंगे। तो ये जो है, आप भले ही सिंपल सा है लेकिन इसको जरा क्वेश्चन आता है ना तो थोड़ा ट्विस्ट कर देता है, तो ठीक से क्वेश्चन को पढ़ के आप जवाब दे दीजिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉर एप्लीकेबल फॉर सरफेसी एक्शन इन एनपी अकाउंट्स। ये पॉपुलर सीरीज के सवाल हैं, मतलब ये मल्टीपल टाइम्स आए हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि सरफेसी एक्शन स्टार्ट करना है तो एनपी अकाउंट में जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी है या उसमें चार्ज क्रिएट किया गया सिक्योरिटी पे, अगर सरफेसी एक्शन स्टार्ट करना है तो मिनिमम आउटस्टैंडिंग कितना होगा, तभी सरफेसी आप शुरू करेंगे। तो इसके सरफेसी एक्ट को डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि ये एक ऐसा एक्ट है जिससे सवाल हर एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। तो हम लोग सरफेसी एक्ट को भी सरल तरीके से पढ़ेंगे। उसमें से 10 क्वेश्चन तैयार होते हैं, लेकिन एक और दो क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर सीरीज में आते हैं। तो सरफेसी एक्शन में ये एलिजिबिलिटी कंडीशन है कि सरफेसी एक्शन हम स्टार्ट करेंगे अगर उस, जैसा कि हमारे साथी जो हैं यहाँ पर बता रहे हैं चैट बॉक्स पे, कि सरफेसी एक्शन हम तभी शुरू कर सकते हैं जब उसका बैलेंस जो है 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो, तभी हम शुरू कर सकते हैं। एक और कंडीशन है, अगर कोई उधार गृहीता अपने जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 80% से ज़्यादा पटा दिया है तो सरफेसी एक्शन नहीं शुरू कर सकते। 1 लाख या 1 लाख से कम है तो सरफेसी एक्शन नहीं शुरू कर सकते। एग्रीकल्चर लैंड है तो शुरू नहीं कर सकते। तो ये सरफेसी एक्शन का सबसे ज़्यादा कंडीशन है, ये अबव ₹1 लाख उसका आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, तभी जाके हम सरफेसी एक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ये पॉपुलर सीरीज का है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए।
आप सभी लोग को आवाज़ और ऑडियो वीडियो ठीक है, स्पीड ठीक लग रहा है? कोई साथी जरा माइक ऑन करके बता सकता है? सही चल रहा है, स्पीड ठीक है? क्योंकि इसमें ज़्यादा समझने वाला चीज़ नहीं है। कहीं अगर आपके मन में प्रश्न होगा, दुविधा होगा, तो हम आखिर में ले लेंगे। तो चैट बॉक्स पे ज़रा टाइप करके देख लीजिए, सब ठीक चल रहा है? आवाज़ ठीक है? बात समझ में आ रही है आपकी? अच्छे लाल जी, अच्छे लाल जी आए हैं आज? जी सर, जी सर, प्रणाम। जी, आपके लिए मैंडेटरी है, आपको क्लास में रहना बहुत ज़रूरी है ना? जी सर, जी 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 सर, नहीं और सर, आवाज सर बहुत अच्छे से आ रहा है, एकदम बिल्कुल एकदम शानदार सर। बहुत बढ़िया, क्योंकि आप रहते हो तो सब अच्छा रहता है, आप नहीं रहते हो ना तो अच्छा नहीं होता। समझ रहे? अरे धन्यवाद सर, अच्छा ही होगा आप सर अगर आपके साथ, जो भी रहेगा। आप खेत वेत में भी जाओ तभी मोबाइल लेके जाना। जी सर, जी जी जी। मैं सुबह लगाया था तो आपकी बिटिया उठाई थी एक दिन, बोले आएंगे पापा आएंगे, फिर बात कराएंगे, है ना? तो अरे अच्छा, सर, गौ लगा दे सर। चलो बढ़िया। ठीक सर, तो ठीक अगला ठीक। सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। ए बैंक क्रेडिट्स द अमाउंट ऑफ चेक बिफोर कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, द बैंक इज एक्ट एज विच। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई ग्राहक आता है और ग्राहक आके चेक कलेक्शन देता है। तो हमारे अच्छे लाल जी बैंक के अच्छे मैनेजर हैं, तो वो चेक को कलेक्शन भेज देते हैं। अब चेक कलेक्ट होके आया नहीं है, चेक कलेक्ट होके आया नहीं है और पेमेंट कर दिए हमने। चेक कलेक्शन हुआ नहीं है, पेमेंट कर दिए, जिसको बोलते हैं इमीडिएट क्रेडिट। तो जब पेमेंट कर दिए हम लोग बिफोर कलेक्शन, तो उस कंडीशन पर बैंक जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के किस तौर पर उसका मतलब रोल होगा। तो ऐसे कंडीशन में आप सभी जानते होंगे, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम आया है। जैसा कि हमारे चैट बॉक्स में हमारे साथी कर रहे हैं, क्या चीज लिख रहे हैं, वॉइस का इशू हो रहा है। अनुराग जी, क्या वॉइस का इशू हो रहा है बोल रहे हैं? आवाज़ तो अच्छे से आ रही है, हमारे अच्छे लाल जी ने बता दिया, तो हम मान के चलें कि सब अच्छा ही आ रहा होगा। तो जब कोई चेक कलेक्शन के लिए ग्राहक बैंक में चेक जमा करता है और उसके कलेक्शन आने से पहले ही चेक की राशि हम दे देते हैं, ऐसे कंडीशन में बैंक का एक रोल होता है जिसे होल्डर फॉर वैल्यू कहते हैं। अब उस पैसे पर बैंक का अधिकार है, बैंक उसको होल्ड करेगा, उस वैल्यू के लिए होल्डर हो जाएगा, क्योंकि बैंक ने पहले ही पैसा दे दिया। ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जो 4-5 वीडियो मैंने बनाए हैं, उनमें चेक वाले सेक्शन में मैंने इसको अच्छे से समझाया है। हालांकि समझने की बात नहीं है, सवाल समझ लीजिए कि चेक कलेक्शन आने से पहले पैसा हम ग्राहक को दे देते हैं, उस कंडीशन में बैंक का रोल होता है होल्डर फॉर वैल्यू। याद रहेगा अच्छे लाल जी? चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। इन केस ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर। जब भी हम बैंक में ग्राहक को अनबोर्ड करते हैं तो एक रिश्ता बन जाता है। और जो अनबोर्ड करते समय हमें कस्टमर जो केवाईसी पॉलिसी है उसका सामना करना पड़ता है, उसको पालन करना पड़ता है। केवाईसी पॉलिसी के 4 पिलर होते हैं। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, उसका मतलब है कि हम राइट टू सुटेबिलिटी सही कस्टमर को सही समय एक्सेप्ट करेंगे। और कस्टमर एक्सेप्ट करने के बाद, टर्म्स एंड कंडीशन होने के बाद, हम कस्टमर आइडेंटिफिकेशन करेंगे। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन के बाद रिस्क मैनेजमेंट करेंगे और मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। जब भी हम किसी ग्राहक को अनबोर्ड करते हैं तो एक रिश्ता बन जाता है, और जैसी सेवा देंगे वैसा संबंध बनेगा। सबसे सरल जो रिश्ता है वो पूछता है, जो स्क्रीन पर आपके दिख रहा है। डिपॉजिट अकाउंट एक ग्राहक का आता है, खोलता है, तो फिर उसके साथ क्या संबंध बनता है बैंक और कस्टमर का, तो आप लोग जानते हैं। जब भी कोई डिपॉजिट खाता ग्राहक ओपन करता है, तो ग्राहक जो है क्या हो गया, पैसा जमा किया तो लेनदार हो जाएगा। और बैंक क्या है, बैंक के पास पैसा है तो देनदार हो जाएगा। ग्राहक जिस समय मांगेगा उसी समय जो है हम लोग को पैसा देना पड़ेगा। ठीक है ना सुधीर? ये सवाल बहुत आता है ना सुधीर कंबोज जी, आज आए हैं हमारे सेशन में। In case of deposit account, what is the relationship between bank and customer? Bank will be debtor and customer will be creditor. तो कस्टमर क्रेडिटर हुआ, लेनदार, मतलब जिस समय मांगेगा हम देंगे। और बैंक जो है डेटर हुआ, देनदार, मतलब हमारे पास देनदारी है, जब ग्राहक मांगेगा हम उनको पैसा देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट जो है पॉपुलर सीरीज का सवाल है जो बार बार आया। तो हम लोग कल जो है 20 सवाल डिस्कस किए थे और अभी 5 सवाल डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है। सवाल कहता है कि अगर किसी खातेदार के अकाउंट में पासबुक जारी हुआ है और उस पासबुक में अगर नॉमिनेशन अवेलेबल है, तो वो किस तरह से क्या मेंशन होगा। क्योंकि नॉमिनेशन जो है हम ग्राहक का करते हैं खाता खोलते समय, क्योंकि
जब तक जिंदा है वो तो खुद ऑपरेट करेगा, लेकिन हम ग्राहक से नॉमिनेशन कराते हैं ताकि मरने के बाद बैंक अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो सके। ग्राहक से पहले ही अनुमति ले लेते हैं कि वो किसी को नॉमिनेट करके चले जाए, कि जब तक जिंदा है वो खुद ऑपरेट करेगा, लेकिन उसके मरने के बाद वो बैंक को ये बता के चले जाए कि वो उसका पैसा हम किसे देंगे और अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएंगे। तो ये नॉमिनेशन फैसिलिटी अगर किसी पासबुक में अवेलेबल है तो पासबुक के ऊपर क्या लिखा होता है, ये सवाल सरल है लेकिन क्या ही करें, बहुत बार आता है। तो इसका है नॉमिनेशन रजिस्टर्ड। इसके लिए पॉलिसी या सर्कुलर ये कहता है कि अगर ग्राहक चाहे तो उसका नाम भी अंकित कर सकता है, लेकिन सामान्यतः जो आरबीआई की पॉलिसी है उसमें कहा है कि नॉमिनेशन रजिस्टर्ड लिखा जा सकता है, ताकि घर वाले उसको देखेंगे तो उसमें देख पाएंगे कि नॉमिनेशन रजिस्टर्ड है और वो बैंक से संपर्क करेंगे। और इन केस ऑफ डेथ ऑफ द कस्टमर वो बैंक से अप्रोच करके उनके जो राशि है उसमें दावा दायर कर सकते हैं। बैंक उसको, जब नॉमिनेशन होता है तो बहुत ही आसान प्रक्रिया में उस मृत खातेदार की राशि को उनके क्लेमेंट को दे देता है, नॉमिनेशन को दे देता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर चलते हैं, देखिए सवाल नंबर 27 है। इफ सिंगल काउंटरफिट नोट डिटेक्टेड एट कैश काउंटर बैंक विल डू। जब कोई बैंक काउंटर पे एक नकली नोट पाया जाता है तो कैशियर को क्या करना चाहिए या बैंक काउंटर पे क्या करना चाहिए। तो हालांकि आप सभी जानते हैं, लेकिन ये तो बार बार सवाल पूछा है इसलिए पॉपुलर सीरीज में आया कि अगर एक काउंटरफिट करेंसी नोट मिला तो हमें क्या करना है, नोट को इम्पाउंड करना है। क्या करना है, जब्त करना है, और उस नोट को सर्कुलेट नहीं करना है। तो ये कार्रवाई करनी है। अगर एक सिंगल डिपॉजिट में 5 या 5 से ज़्यादा नोट पाए जाते हैं तो इमीडिएटली एफआईआर करना है। अगर 4 या 4 से कम पाए जाते हैं तो फिर उस नोट को इकट्ठा करना है, जब्त करना है। उस में उसको रसीद देनी है, एक सील बनाना है, और एक सील बना के उसमें लिखना है कि इसको जब्त किया गया करके। और वो सील का साइज होगा 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। हायर स्केल में ये पूछा गया है। हायर स्केल में ये भी पूछा गया है कि कितने नोट एक सिंगल डिपॉजिट में मिलने पर एफआईआर मैंडेटरी है नोडल ऑफिसर के द्वारा। तो वह है 5 या 5 से अधिक के नोट मिलते हैं तो एफआईआर होगा। दूसरा पूछा गया है कि जो नोट्स पुलिस को दिए जाते हैं वहां से वापस होने के बाद कितने समय तक प्रिजर्व रखे जाते हैं। वो 3 साल तक प्रिजर्व रखे जाते हैं। तो ये काउंटरफिट करेंसी नोट का है कि इसे इम्पाउंड किया जाएगा। वैसे ज़्यादातर पॉपुलर सीरीज में ये इम्पाउंड वाला सवाल पूछा गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। विच सेक्शन प्रोहिबिट्स एनी पर्सन टू पे इन केस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹20,000 एंड अबव। तो ये जो दो सवाल है, डिमांड ड्राफ्ट इशू करने वाला और डिमांड ड्राफ्ट पेमेंट करने वाला, ये सवाल तो बहुत ही मोस्ट पॉपुलर सीरीज का सवाल है। जैसा कि हमने पिछले से अभी क्वेश्चन में देखा कि 50,000 से ऊपर, 50,000 या 50,000 से ऊपर की डिमांड ड्राफ्ट है तो उसे क्या करना है, अकाउंट से ही डीडी बनाना है। ठीक उसी तरह अगर कोई डिमांड ड्राफ्ट 20,000 या 20,000 से ऊपर का बना है तो उसको कैश पेमेंट नहीं कर सकते। ये प्रोहिबिजन है, मतलब इसको मना किया गया है कि आप 20,000 या 20,000 से ऊपर की अगर कोई डिमांड ड्राफ्ट है कैश पेमेंट नहीं करेंगे। तो ये किसके अनुसार किया है, कौन से सेक्शन के अनुसार किया है, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर 269 के तहत इसको किया गया है कि कोई भी डिमांड ड्राफ्ट है या फिक्स डिपॉजिट है, अगर 20,000 या 20,000 से ऊपर का है तो उसका पेमेंट जो है कैश में नहीं होगा, उसका पेमेंट खाते में ही किया जाएगा। तो ये भी पॉपुलर सीरीज का सवाल है। दूसरा, इसी में सवाल को चेंज कर सकता है कि कितने रुपए तक के डिमांड ड्राफ्ट का भुगतान जो है नगद में किया जा सकता है, या कितने रुपए तक के फिक्स डिपॉजिट का विथ इंटरेस्ट जो मेच्योरिटी भुगतान है वो नगद में किया जा सकता है। तो आपका उत्तर होना चाहिए <20,000, मतलब 19,999 रुपये का होगा तो हम उसको कैश में करेंगे। तो ये जो है डिमांड ड्राफ्ट से जुड़ा हुआ, ये कैश पेमेंट के जुड़ा हुआ सवाल है। और जो पहले था इशुएंस की बात आएगी तो <50,000 डीडी इशू कर सकते हैं। पेमेंट की बात आएगी तो <20,000 पेमेंट किया जा सकता है कैश में। और कैश में पेमेंट करने के लिए मनाही की बात है तो 20,000 और उससे ऊपर का डिमांड ड्राफ्ट है तो कैश में पेमेंट नहीं कर सकते हैं।
ये रोकथाम जो है अंडर सेक्शन 269T में इनकम टैक्स एक्ट में जिक्र किया गया है या प्रावधान है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पॉपुलर सीरीज का सवाल, व्हाट इज द ट्रांजैक्शन कोड ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट का ट्रांजैक्शन कोड क्या है? बहुत बार पूछा गया, 2022, 23, 24, 25 में भी पूछा जा रहा है। ये अभी 25 में ही एग्जामिनेशन हुआ, डीबीजीबी आपका, यूबीजीबी, सब में ये सवाल पूछा जाता है कि डिमांड ड्राफ्ट जो है उसका ट्रांजैक्शन कोड क्या है। ये डिमांड ड्राफ्ट का एक इमेज दिख रहा है, इसमें एक डिजिट लिखा हुआ है, वो डिजिट है 1616, तो डिमांड ड्राफ्ट का एक ट्रांजैक्शन कोड है 16। तो ऐसे 0 से लेके 99 तक के ऐसे कोड्स जो है प्रिजर्व हैं। तो इसमें अलग अलग कोड्स हैं, जैसे 16 नंबर डिमांड ड्राफ्ट है, 12 नंबर बैंकर्स चेक का है, फिर जो है 31 नंबर सेविंग के चेकबुक का है, 10 नंबर सेविंग का है, लेकिन वो सेविंग का जो लोकल चेक है, और 31 नंबर जो सेविंग का है मल्टीप्लिसिटी चेक है। तो एक इसका भी एक सेशन पूरी तरह से बना हुआ है, आप लोग देख के नोट्स बना लीजिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है यही पूछा जाता है डिमांड ड्राफ्ट का, कि डिमांड ड्राफ्ट का ट्रांजैक्शन कोड कितना है, 16। अब हम बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इफ ए थर्ड पर्सन टेक्स द श्योरिटी टू रिपे द डेट ऑफ borrower इन केस ऑफ डिफॉल्ट इज कॉल्ड एज। अगर कोई थर्ड पर्सन ये श्योरिटी दे दे कि अगर borrower डिफॉल्ट कर जाता है तो उसके लोन को पे कर देगा, ऐसे कंडीशन में उस एक्टिविटी को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए एक चित्र दिख रहा है, अच्छे लाल जी, एक चित्र दिख रहा है ना? तो यहाँ पर एक बैंक जी दिख सर, दिख रहा है। बैंक दिख रहा है, बैंक से लोन दिया हमने बारोवर को, बारोवर जी पेमेंट सर। कर रहा है, तो ठीक है। अगर बारोवर पेमेंट नहीं किया तो पीछे दद्दू जी है ना? जी जी सर, जी हैं, गारंटर जी हैं। गारंटर जी हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? एक थर्ड पार्टी गारंटी ले रहा है और ये कह रहा है कि अगर बोरोवर नहीं पटा पाता है तो मैं पे कर दूंगा, इस एक्टिविटी को कहते हैं गारंटी लेता है, या वो गारंटर है। तो ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है, मैं तो बोलता हूँ मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। सरल सा सवाल है कि एक तृतीय व्यक्ति अगर ये श्योरिटी ले लेता है कि बैंक मैनेजर महोदय इस बोरोवर को लोन दे दीजिए, अगर वो नहीं पटाएगा तो मैं हूं ना पीछे, तो ये उसको बोलते हैं गारंटर। Which of the following is not a legal recovery tool for the banks? ये तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो रिकवरी टूल है वो लीगल टूल नहीं है? तो इसमें सरफेसी आता है, डीआरटी आता है, एनसीएलटी आता है, फिर उसके बाद जो है सिविल सूट आता है, और एक दिया रहता है उसमें वन टाइम सेटलमेंट या कंप्रोमाइज, तो वो लीगल रिकवरी टूल नहीं है। तो कंप्रोमाइज सेटलमेंट और ओटीएस रिकवरी है वो लीगल टूल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ कंसेंट रहता है, दोनों का समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है, और ये कंसेंट को किसी कोर्ट में फिर चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों की सहमति से तय हुआ है, आधा मैं दूंगा आधा आप छोड़ोगे, और बीच का रास्ता तय हो जाता है। तो ये इस तरह से रिकवरी की जाती है, बैंक अपना सेक्रीफाइस करता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये लीगल मेजर टूल्स नहीं है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC इंश्योर्ड अप टू रुपीज हाउ मच पर डिपॉजिटर पर बैंक। DICGC का सवाल जो है 2023, 24 और 22 में सबसे ज्यादा पूछा गया, 25 में भी 3 बार से ज्यादा पूछा गया, इसलिए पॉपुलर सीरीज में लिया गया। अभी 24-25 की बात करेंगे तो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी में इन्हांसमेंट हुआ था। पहले ये 1 लाख था, जिसे बढ़ाकर 5 लाख किया गया। और इस पर डिपॉजिटर पर बैंक को DICGC का हम लोग स्पेशल सेशन है, ये सेशन का जब लाइव सेशन खत्म होगा तो मैं इस पर एक स्पेशल सेशन अभी किए हुए हैं, उसको मैं आपको भेज दूंगा और उसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा ₹5 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक। तो DICGC जितने भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, मान के चलिए ये हिंट भी देते हैं कि इस टॉपिक को हमें पढ़ना है, नोट्स बनाना है, क्योंकि इससे अगर सवाल आए तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। देखिए सवाल तो ये संकेत देते हैं कि इस टॉपिक को हमें पढ़ना है, तो पूरी टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा। और अगर समझने में या कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत होती है तो मैं हूँ
मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, तो ये जो है आपको क्लियरिटी आ जाएगी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पॉजिटिव पे सिस्टम पीपीएस अप्लाइज टू चेक वर्थ रुपीज हाउ मच एंड एबव। भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक में होने वाले फ्रॉड्स की रोकथाम के लिए एक नए मैकेनिज्म की शुरुआत की, जिसको पॉजिटिव पे मैकेनिज्म सिस्टम कहते हैं, पॉजिटिव पे सिस्टम कहते हैं, पीपीएस। इसके तहत ग्राहक चेक जारी करते ही बैंक को उसका इंफॉर्मेशन देगा कि मैंने ये चेक जो है जारी किया है। अगर ये चेक इस ऑर्डर पे आता है, इस प्रिंट टेन्योर पे आता है, तो आप पे कर दीजिएगा। इसको बोलते हैं पॉजिटिव पे सिस्टम। मतलब ये चेक प्रेजेंट होगा तो आप इसको डिसऑनर मत करिएगा। तो ये पॉजिटिव पे की शुरुआत जो करी है ये भारतीय रिजर्व बैंक ने, इस पर सवाल जो है पॉपुलर सीरीज का आया, तो ये है ₹50,000 एंड एबव। इन्होंने इसको पॉजिटिव पे सिस्टम से जोड़ा है। और 5 लाख से ऊपर अगर चेक है तो मैंडेटरी किया है, 50,000 से ऊपर है तो ऑप्शनल किया है। हालांकि कई बैंकों ने 50,000 से ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है कि अगर कोई भी ग्राहक 50,000 से ऊपर के चेक जारी करेगा तो उसको बैंक में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हालांकि मैंडेटरी 5 लाख है। ओके, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। सबसे पॉपुलर सीरीज का सवाल, ये सारे सवाल जो हम कह रहा हूं सारे पॉपुलर सीरीज के सवाल हैं। A saving current account shall be treated as inoperative if there are no customer induced transaction in the account for a period of over how many years? एक बचत खाता, एक चालू खाता इनऑपरेटिव ट्रीट किया जाएगा अगर उसमें ग्राहक के द्वारा जमा किए गए लेन देन पिछले कितने सालों से न किए गए हों, तो इसे इनऑपरेटिव कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि 2 साल तक अगर किसी सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में लेन देन ग्राहक के द्वारा नहीं किया जाता है तो उसे इनऑपरेटिव अकाउंट कहते हैं। अगर हमारे पास कोई ग्राहक खाता खोला है तो ऑपरेटिव हो तो हमारा जो है मेंटेन होता है, उससे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऐसे खातों को विशेष निगरानी रखने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें फ्रॉड भी हो सकता है इन ऑपरेटिव अकाउंट में। आपको ग्राहक की केवाईसी वगैरह सब करके ग्राहक से पहुंच करके इसको ठीक करना होता है और उसको देखिए क्यों ऑपरेट नहीं कर रहा है। उस हो सकता है उसमें एटीएम कार्ड इशू नहीं किया गया हो, उसको कोई तकलीफ हो रहा हो, तो इनको ऑपरेटिव करके उनको सेवाएं प्रदान कर दीजिए। क्योंकि ग्राहक ऑनबोर्ड हुआ है, वो एक्टिव रहेगा तो हमारे बैंक को भी प्रॉफिट होता है। और नहीं है तो फिर वो ऑपरेटिव नहीं है तो भी हमारा चार्ज बढ़ता है। अगला सवाल पॉपुलर सीरीज का है। ए सेल्फ ऑपरेटेड माइनर अकाउंट इज अ बैंक अकाउंट दैट ए माइनर कैन ओपन एंड मैनेज इंडिपेंडेंटली। द माइनर मस्ट बी एटलीस्ट हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला पॉपुलर सीरीज का सवाल है कि अगर कोई माइनर है तो माइनर जो है मेजर कब होगा, जब उसकी आयु 18 साल होगी। तो माइनर खाता कैसे खोलता है, अंडर गार्जियनशिप में खोलता है। लेकिन इन्होंने एक सुविधा दी कि अगर एक माइनर एक स्पेसिफिक एज का हो जाता है और स्थायी रूप से सिग्नेचर कर पाता है तो इंडिपेंडेंटली भी वो खाता ऑपरेट कर सकता है। उसके लिए एज क्राइटेरिया दिया है कि माइनर मस्ट बी एटलीस्ट हाउ मेनी ईयर्स। तो माइनर मस्ट बी 10 ईयर्स एंड एबव होना चाहिए, तब वो जाके सेल्फ ऑपरेटेड माइनर अकाउंट खोल सकता है। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं क्योंकि माइनर जो है कॉम्पिटेंट नहीं होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर इनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं अमाउंट्स के। और अंडर गार्जियनशिप में जब रहता है तो वो फिर ऑन बिहाफ ऑफ माइनर गार्जियन उसको एक्ट करता है और माइनर के लिए सेल्फ ऑपरेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर 10 ईयर एंड एबव का और स्थायी रूप से सिग्नेचर कर रहा हो ये एलिजिबिलिटी हो तो सेल्फ ऑपरेट कर सकता है अंडर सम रिस्ट्रिक्शंस। और माइनर जो है वो नॉमिनी बन सकता है लेकिन नॉमिनेशन नहीं कर सकता है क्योंकि वो कॉम्पिटेंट नहीं है। व्हाट इज द सीआरआर रेट, ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है। वैसे तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक होती है उसमें रिजर्व रेट और पॉलिसी रेट पर डिस्कशन होता है, बाई मंथली बैठक होती है। और भारत में जो रेट्स होते हैं और जो मुद्रा स्फीति होता है उसको जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेट डिसाइड किए जाते हैं। और
लोगों के पैसे की आवश्यकता को देखते हुए मार्केट में मुद्रा को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, उसके लिए रेट डिसाइड होते हैं। सीआरआर का करंट रेट पूछा गया है। तो सीआरआर करंट रेट जो है, आप लोग बताइए सीआरआर का करंट रेट क्या है। सबसे ज़्यादा इसी का रेट पूछा गया। अगर हम 21-22 में देखेंगे तो एसएलआर का पूछता था, लेकिन अभी सीआरआर का पूछता है। तो इसको हालांकि सारा रेट हमको जानना है, लेकिन सीआरआर जो है 4.5 से कम करके अभी 4% कर दिया गया है। तो सीआरआर का रेट है 4%। सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो। बैंकों को अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ हिस्सा कैश के रूप में रखना होता है, तो वो हिस्सा रखेंगे कैश के रूप में, रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। अगले सवाल पर चलते हैं, सवाल नंबर 37। द सेल नोटिस पीरियड अंडर द सरफेसी एक्ट इज हाउ मेनी डेज बिफोर द सेल डेट। इसमें सरफेसी में कहा गया है कि जब भी सरफेसी एक्शन शुरू करते हैं तो सेल करने से पहले कितने दिनों का एक नोटिस सरफेसी एक्ट में देना जरूरी है। तो इसमें 4-5 सवाल बनते हैं, जैसे कि एक 13(2) होता है, डिमांड नोटिस बोलते हैं, वो 60 डेज का होता है। जब सरफेसी एक्शन शुरू करते हैं अथॉराइज ऑफिसर, तो एक डिमांड नोटिस देते हैं, 60 डेज का होता है। डिमांड नोटिस के बाद अगर बोरोवर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो उसका जवाब 15 दिन में देना होता है। अगर 60 डेज में नहीं दिए तो बैंक जो है पोजीशन लेने जाता है। पोजीशन लेने के बाद अगर पोजीशन आज ले लिया तो उसके 7 दिनों के अंदर दो न्यूज़पेपर में पोजीशन नोटिस देना होता है। और फिर उसके बाद रिजर्व प्राइस तय करते हैं। रिजर्व प्राइस तय करने के बाद जब ऑक्शन करना है, सेल करना है, तो सेल करने से पहले जो है एक नोटिस देनी होती है, कुछ समय देना होता है कि भाई अभी भी मौका है, आके पैसा पटा दो, सुंदर सा घर बचा लो जो स्क्रीन पर दिख रहा है। तो मैं स्क्रीन पर ही बेचने के लिए घर नहीं दिखाया हूँ, है ना अच्छे लाल जी। ऐसा वाला घर आप बना लो हाउसिंग लोन लेके, इसलिए दिखाया हूँ। घर अच्छा है ना अच्छे लाल जी, अच्छा लग रहा है। जी सर, अच्छा अच्छा है सर। आजू बाजू खेत, केले का पेड़, ऐसे घर बना लो। तो ये घर जो दिखाए हूँ आप लोग को, कि कम से कम हम बैंकर हैं, तो हमारी पहली जो प्राथमिकता होनी चाहिए रोटी कपड़ा और मकान। तो जी रोटी खाने के लिए, कपड़ा और रहने के लिए मकान। उसके बाद कुछ और सोचेंगे, जो गाड़ी यहाँ पर दिख रहा है। तो ऐसे घर जी सर। बनाएंगे। अच्छे लाल जी का तो अच्छा घर है, वो तो उन्होंने तो वादा किया है घुमाने ले जाएंगे अपने गाँव, है ना। जी तो सर, जी सर, स्वागत सर, एनी टाइम। ये सेल नोटिस अगर कोई इतने मेहनत से घर बनाया है और उसका घर बेचने से पहले बैंक को 30 डेज की नोटिस देनी है, ये ज़्यादा पॉपुलर सीरीज का सवाल है, आपको याद रहेगा। चलिए, अब एक और डेट होता है अपना सरफेसी में, कि देखिए पहला डेट तो है डिमांड नोटिस 60 दिन का। बार ऑब्जेक्शन किया है तो उसको हम 15 दिन में जवाब देते हैं। पोजीशन के बाद 7 दिन का, पोजीशन 7 दिन बाद पोजीशन नोटिस देना है। सेल करने से पहले 30 दिन का। और एक होता है अगर ऑक्शन कर लिए और सेल फाइनल हो गया तो 25% तो तुरंत देगा, और बाकी 75% 15 दिन के अंदर देगा। तो ये डेट है। और एक डेट होता है अगर बॉरोवर अगर डीआरटी में जाना चाहता है तो उसको 45 दिन का समय होता है। जब पोजीशन वगैरह के समय 45 दिन के अंदर वो डीआरटी जा सकता है। चलिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पॉपुलर सीरीज का। इन केस ऑफ एग्रीकल्चर ए लोन ग्रांटेड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप इज ट्रीटेड एज एनपीए इफ द इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट देर ऑन रिमेन ओवर ड्यू फॉर हाउ मेनी सीजन। ये बहुत ही पॉपुलर सीरीज का सवाल है। क्रॉप लोन में जो है एनपीए के लिए ये कहा गया है कि अगर शॉर्ट टर्म क्रॉप है, और शॉर्ट टर्म क्रॉप क्या होता है, ऐसी फसल जो 1 साल के अंदर आ जाती है तो शॉर्ट टर्म क्रॉप कहते हैं। ऐसी फसल जिसकी पैदावार या फसल जो है 1 साल से ऊपर आती है उसको लॉन्ग टर्म क्रॉप कहते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप कहते हैं। तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में अगर कितने क्रॉप सीजन जो होता है वो ड्यू हो गया तो फिर उसको एनपीए करार देंगे। तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है तो 2 क्रॉप सीजन अगर ड्यू हो गया तो एनपीए हो जाएगा। मतलब समझ लीजिए कि 3 साल तक नहीं देगा तब वो एनपीए होगा। उदाहरण के तौर पर 2020 में लोन लिया है जुलाई जून में, तो वो 2020 से 21 जो है 21 तक चलेगा। फिर 22 में एक ड्यू होगा, 23 में एक ड्यू होगा, तो 1 जुलाई 2023 को वो एनपीए होगा। एक दिन एक सेशन लेके आपको बता दूंगा, उसका कैलकुलेशन भी बता दूंगा, तो अच्छा रहेगा
कि उसका एनपीए कैलकुलेशन कैसे करेंगे। हालांकि अभी जान के चलिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि दो क्रॉप सीजन शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए, और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो एक क्रॉप सीजन। अगर नहीं पे किया, ड्यू हो गया, तो एनपीए हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। द अवेलेबिलिटी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एसेस फाइनेंशियल सर्विसेज इन रूरल एरिया इज कॉल्ड एज, मतलब समझ लीजिए फाइनेंशियल इंक्लूजन की परिभाषा पूछा है। तो कई बार व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन पूछ लेगा, या उसका डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा और बोलेगा ये क्या है। तो रूरल एरिया में फाइनेंशियल सर्विसेज समान रूप से सरल तरीके से प्रदान करने का जो अवसर होता है इसे क्या कहते हैं, या जो अवेलेबिलिटी उपलब्धता है, सुलभता है, उसको क्या कहेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन कहेंगे। सरल भाषा में समझ लीजिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को समझाया है, उसकी परिभाषा पूछा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, फाइनेंशियल इंक्लूजन कहेंगे। और यकीन मानिए आपके एग्जामिनेशन में फाइनेंशियल इंक्लूजन से एक या दो या तीन सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो ये सिंपल सा सवाल है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की परिभाषा को पूछ लिया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पॉपुलर सीरीज का, व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म में लायबिलिटी ऑफ पार्टनर क्या होता है। तो आप देखिए पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, जब पार्टनर मिलके पार्टनरशिप डीड साइन करते हैं, और अगर एक पार्टनर कोई एक्ट करता है तो दूसरे पार्टनर को लाइबल बना देता है, और उसको जॉइंटली और सेवरल मतलब कई बार लाइबल बना सकता है। तो इसीलिए इसमें जो लाइबिलिटी होता है जॉइंटली होता है और सेवरल होता है, मतलब संयुक्त रूप से होता है और अनंत रूप से होता है। तो इसीलिए पार्टनरशिप फॉर्म में जो लाइबिलिटी होती है वो जॉइंटली होती है और सेवरल होता है। इसलिए हमें भी गॉड से पार्टनरशिप कर देनी चाहिए। तो जो आपके अच्छा जिसको मानते हैं मेंटर है, जैसे अभी अभी मतलब समझ लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपका पार्टनर हूँ। मैं गलत पढ़ा दिया तो आप लाइबल हो जाओगे, आप भी गलत कर दोगे, है ना। मैं अच्छा पढ़ा दिया तो आप सफल हो जाओगे, है ना। अच्छे लाल जी, बात सरल तरीके से समझ में आई क्या बात जी सर, जी है सर, ना। जी सर, एकदम। तो मैं अच्छा पढ़ा दिया तो आप सफल हो जाओगे। तो ये जी ना सर। आप पार्टनरशिप जरूर रखिए। जैसे भगवान से पार्टनरशिप रख दिए तो अब क्या होगा कि वो कुछ भी करेगा उसका लाभ हमें मिल जाएगा, और वो तो गलत करेगा नहीं। हम अच्छे लाल जी को पार्टनर बना दिए क्योंकि वो उनका नाम ही अच्छा है, कुछ भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। जब वो अच्छा करेंगे तो पार्टनर हमारे हैं तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। तो जी जी। पार्टनरशिप में पार्टनर जो है जो भी काम करेगा अपने दूसरे पार्टनर को लायबल कर देता है, तो अच्छा काम करेगा तो लायबल हो जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े हैं, मैं अच्छा पढ़ा दूंगा तो आप क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। इतना भरोसा आपको रखना होगा और आप जरूर सफल होंगे, क्योंकि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, और हम सफल होने के लिए ही पैदा हुए हैं। बशर्ते कमी है भरोसे की, बशर्ते कमी है दृष्टिकोण की, बशर्ते कमी है क्या चीज़ इग्नोरेंस करना है। आज जमाने में क्या करना है वो नहीं, क्या नहीं करना है वो सिखाने वाला मेंटर चाहिए। तो लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज जॉइंटली एंड सेवरल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, विच डिवाइस दैट इज यूज्ड बाय ए मिलियन बिजनेस कोरस्पॉन्डेंट टू डिलीवर बैंकिंग बेसिक सर्विसेज। ये तो बढ़िया जानते होंगे जो अच्छे लाल जी, इसको क्या बोलते हैं, आपके आपके ब्रांच में बीसी है, बीसी, अच्छे लाल जी जी। सर। तो ऐसा मशीन लेके आता है वो, या आता तो नहीं होगा जब बाहर अपने जगह में रहता होगा। ना सर, वो बाहर अपने जहाँ पे उस सेंटर कोड रखा है वहीं पर रहता है। तो इस मशीन को क्या बोलते हैं। बायोमेट्रिक बोलते तो इस मशीन को बोलते हैं हम बायोमेट्रिक डिवाइस। हैं। जी। तो बीसी के पास जो डिवाइस होता है उसको बोलते हैं बायोमेट्रिक डिवाइस। उसी के आधार पर वो पेमेंट करता है, अकाउंट ओपन करता है, आधार सीडिंग करता है, और फिर डिपॉजिट भी करता है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं, क्लेटन रूल इज अप्लाइड फॉर विच राइट। क्लेटन रूल जो अप्लाई होता है वो पार्टनरशिप फर्म में या रनिंग अकाउंट्स में आते हैं, जहां पर किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है और उसकी लाइबिलिटी को जो है अप्रोप्रिएट किया जाता है, तो वहाँ क्लेटन रूल काम आता है। तीन तरह के राइट होते हैं, राइट ऑफ लियन होता है, राइट ऑफ सेटअप होता है, राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन होता है। तो राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन जो होता है क्लेटन रूल अप्लाई करता है, जो रनिंग अकाउंट्स होते हैं उनमें। राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन में जो होंगे कि जो पहला जो आपका डेबिट है वो पहले क्रेडिट से जो है वो सेटल होगा।
तो अभी बस थोड़ी देर कुछ क्वेश्चन और बचा है, फिर हम इस सेशन को समाप्त करेंगे। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 1 मिनट में एक कॉल आ रहा है, मैं बात करता हूँ, है ना। ओके। तो यहाँ पर क्लेटन रूल के बारे में आप लोग जान गए कि पहला डेबिट जो है पहले क्रेडिट से वो सेटिस्फाई हो जाएगा, उसी से ही लिक्विडेट हो जाएगा, उसका ड्यूज जो है कम हो जाएगा। तो एक डिटेल सेशन भी है क्लेटन रूल पे, मैं आपको साझा कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। अभी तो इतना मान के चलिए, 3 राइट हैं, राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ सेटअप, राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन, और राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन क्लेटन रूल से अप्लाई होता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर सी के वाई सी आर अपलोडिंग। जब भी मैं बार बार बताते रहता हूं आपको कि 2016 के बाद भारत सरकार ने कहा कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, अगर किसी कस्टमर को ऑनबोर्ड करते हैं तो उनसे केवाईसी कलेक्ट करना है, और केवाईसी कलेक्ट करके ऑनबोर्ड करते समय उनको जो है 10 दिनों के अंदर सी केवाईसी नंबर अपलोड करना ही करना है। आने वाले दिनों में इसमें अगर डिले होता है तो पर डे 100 रुपीज़ जो है पेनल्टी भी लग सकता है। इसीलिए इसको जो है बार बार पूछा जा रहा है। हो सकता है 2025 या 2026 से इसमें पेनल्टी भी आ जाएगा अगर आप डिले करते हैं तो। अभी जो है कई बार देखा गया है कि हो सकता है 5 दिनों में भी आ जाता है, 7 दिनों में भी आ जाता है। लेकिन इसके लिए आप लोग थोड़ा सा जागरूक होइए। मैं जैसे बता रहा हूँ कि भारत में 150 करोड़ की आबादी है, और सी के वाई सी जो आर है, मतलब सी के वाई सी जो रिपोजिटरी है, वो कहता है कि हमारे पास 98 करोड़ लोगों के सी के वाई सी आर नंबर है। तो आप सोचिए कि 150 करोड़ आबादी में से 98 या 100 करोड़ के उनके पास सी के वाई सी आ रहे हैं। तो जो भी कस्टमर आपके पास आ रहा है, आप ये देखिए कहीं ना कहीं कोई कोई फाइनेंशियल सर्विसेज लिया होगा। सपोज एक ग्राहक आज आपके पास आया, तो आप उससे बातचीत कर रहे हैं, तो उनसे पूछ लीजिए कि कभी एलआईसी लिया है क्या। तो हाँ लिया हूँ, मतलब उसका सी के वाई सी नंबर होगा। कोई ग्राहक आया खाता खोलने के लिए, तो आप उससे पूछ लीजिए कहीं डिमेट अकाउंट खोला है क्या, कोई ट्रेडिंग किया है क्या, कोई म्यूचुअल फंड एसआईपी में किया है, तो उसका सी के वाई सी नंबर होगा। कोई पेंशन रिलेटेड खाते ओपन किया कहीं पर तो होगा। तो जहाँ उसका सी केवाईसी नंबर है, तो आप उसको ना केवाईसी लेने की जरूरत नहीं, सी केवाईसी नंबर दीजिए, ई केवाईसी कर दीजिए, आपका ना 100% कंप्लायंस हो जाएगा। तो इसीलिए अगर मान लीजिए आप उसका फिर से डॉक्यूमेंट लेते हैं, फिर पंच करते हैं, उसका नाम में मिस्टेक हो गया, कुछ मिस्टेक हो गया, तो फिर वो फंस जाता है, फिर वो पेंडिंग आता है, फिर पेनल्टी का प्रोविजन आएगा आरबीआई के द्वारा। तो इसीलिए इसके लिए टाइम दिया है 10 डेज का। सबसे बेहतर बात होगा कि सी के वाई सी आर नंबर उससे पूछ लीजिए, या जो टोल फ्री नंबर है उसमें कॉल करेंगे तो भी सी के वाई सी आर नंबर आ जाता है। अगला सवाल पॉपुलर सीरीज का आपके स्क्रीन पर है, कस्टमर प्रोटेक्शन लिमिटेड लायबिलिटी पॉलिसी ऑफ आरबीआई फॉर कस्टमर इन केस ऑफ अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ट्रांजेक्शन, within how many days the customer should be reported to bank for the zero liability। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक की एक लाइबिलिटी पॉलिसी है, लिमिटेड लाइबिलिटी। उसके तहत अगर कोई अनअथराइज्ड डिजिटल ट्रांजैक्शन ग्राहक के साथ हुआ है, तो अगर ग्राहक को कितने दिनों के अंदर रिपोर्ट कर दिया जाए तो उसकी जीरो लाइबिलिटी है। तो इसके लिए लिमिटेड लाइबिलिटी पॉलिसी बहुत बार हम पढ़ा चुके हैं, फिर भी आपको बता देते हैं कि 3 दिनों के अंदर अगर ग्राहक बैंक को इन्फॉर्म कर देता है तो ग्राहक की जिम्मेदारी लाइबिलिटी जीरो है। ग्राहक 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट कर दिया कि मेरे साथ ये अनअथराइज डिजिटल ट्रांजेक्शन हुआ है, आप आगे इसको कार्रवाई करिए, तो ग्राहक की लाइबिलिटी जीरो लाइबिलिटी है। 4 दिन से 7 दिन के अंदर रिपोर्ट करता है तो लिमिटेड लाइबिलिटी है। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में 5,000, और उसके ऊपर के अकाउंट में 10,000, और अगर 25 लाख या उसके ऊपर के अकाउंट है तो उनमें 25,000 की लाइबिलिटी है कस्टमर की। और अगर 7 दिनों के बाद अगर कंप्लेंट करता है
तो 100% लायबिलिटी है कस्टमर की। ये लिमिटेड लायबिलिटी का सवाल है, लेकिन सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है 3 डेज वाला। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। व्हाट इज द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप इन केस ऑफ डिपॉजिट व्हेन गारनेसी ऑर्डर इज रिसीव्ड। जब भी बैंक के काउंटर में कभी गारनेसी ऑर्डर रिसीव हो गया, तो गारनेसी ऑर्डर जो रिसीव होता है, तब उस कंडीशन में ये बोल रहा है कि गारनेसी ऑर्डर रिसीव हो गया, तो आप रिलेशनशिप क्या हो जाएगा। तो जैसा कि डिपॉजिट में हम रिलेशनशिप देखें कि जैसे ही डिपॉजिट खाता खुलता है तो ग्राहक जो होता है वो क्रेडिटर हो जाता है, बैंक जो है डेटर होता है। गारनेसी ऑर्डर रिसीव होते ही हम क्या करते हैं, अकाउंट में फ्रीज लगा देते हैं, होल्ड कर देते हैं, वो अमाउंट में पेमेंट रोक देते हैं, क्योंकि अभी गारनेसी ऑर्डर आया है। फिर ऑर्डर नीसी आया है, फिर उसके बाद जो है ऑर्डर एब्सोलूट आएगा, तो पैसे को डेबिट करके देना होता है। तो ऐसे कंडीशन में गारनेसी ऑर्डर रिसीव होते ही रिश्ता बदल जाता है। बैंक तो डेटर ही रहेगा, लेकिन वो कस्टमर जो क्रेडिटर था अब क्रेडिटर नहीं रहेगा, अब वो जजमेंट डेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जजमेंट डेटर हो जाएगा। तो बैंक डेटर ही रहेगा, कस्टमर जो है जजमेंट डेटर हो जाएगा। मतलब उसकी न्यायिक देनदारी हो गई, कस्टमर की न्यायिक देनदारी हो गई, क्योंकि उसका पैसा हम कोर्ट को देंगे, उसको नहीं देंगे। तो ये न्यायिक देनदारी हो गई ग्राहक की, और हमारी तो देनदारी है ही। तो ये ज़्यादा पॉपुलर सीरीज का सवाल जो है ये पूछा जाता है, ये आपके कस्टमर बैंकर रिलेशनशिप में आपको याद रहेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। विच कोड इज यूज फॉर आरटीजीएस एनईएफटी रेमिटेंस। सरल सा सवाल है, लेकिन बार बार पूछता है आरटीजीएस एनईएफटी में कौन सा कोड इस्तेमाल होता है। तो आरटीजीएस एनईएफटी में इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इस्तेमाल होता है, जिसको आईएफएससी कोड कहते हैं। आजकल तो एनईएफटी आरटीजीएस में एक नया मेनू भी दे रहा है। अच्छे लाल जी, एक तो आपके में देखना, कल बैंक जाओगे तो एनईएफटी करेंगे तो जो अकाउंट नंबर डालते हैं वो सर्च बटन आता है कि नहीं आता है, आता है आपके उसमें? नहीं सर, शायद नहीं आता है। नहीं आता है। तो आरबीआई ने, हाँ आता है। हाँ राजेश जी को आता है, क्योंकि ये मैंडेटरी कर दिया है आरबीआई ने। अब कहा है जैसे हम, हाँ आ रहा है ना, तो एनईएफटी आरटीजीएस करते समय पैसा गलत अकाउंट में ना जाए, तो नाम उसका दिखाता है। तो वो सर्च बटन आ गया होगा, कल एक बार देख के एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। नोट्स प्रेजेंटेड इन स्मॉल नंबर वेयर द नंबर ऑफ नोट्स प्रेजेंटेड बाय ए पर्सन इज अप टू हाउ मेनी पीसेस with a maximum value of 5,000 per day, banks should exchange them over the counter free of charge। तो जब कोई ग्राहक या कोई भी व्यक्ति जो है सॉइल नोट लेके आता है और लिमिटेड नंबर में लेके आता है, तो कितने नंबर ऑफ पीसेस लाता है, नोट लाता है, या उनका अमाउंट 5,000 हो तो आप काउंटर पे बदल देंगे सॉइल नोट को। अगर उससे ज़्यादा आता है तो हम काउंटर पे नहीं बदलेंगे, उसको हम रख लेंगे, बाद में उसको देंगे। कुछ सर्विस चार्ज भी ले सकते हैं, 30 दिनों के अंदर हम देंगे। लेकिन कुछ लिमिटेड नंबर लेके आता है, स्मॉल नंबर लेके आता है, तो वो नंबर पूछा है कितने नंबर और अमाउंट 5,000 का हो। तो अभी जैसे हमारे साथी टाइप कर रहे हैं, वो नंबर है 20 नंबर या 5,000 पर डे। तो ये अगर लाता है तो फिर हम लोग उसको सॉइल नोट को एक्सचेंज कर देंगे। तो नोट जो क्लीन नोट पॉलिसी है उसको हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि क्लीन नोट पॉलिसी से 2 या 3 सवाल पूछते हैं। चेक कलेक्शन पॉलिसी जरूर पढ़ेंगे। चेक टाइप आप जो है चेक है उसको जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि उसके 5 या 6 उसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। सवाल चेक से जुड़ा हुआ है, चेक कलेक्शन से जुड़ा हुआ है। इफ ए चेक कलेक्शन इज डिले बियॉन्ड 90 days, most bank will compensate the customer by paying interest at the rate of that is typically how much higher than the prevailing term deposit rate considered as a extraordinary delay। तो जब चेक कलेक्शन करते हैं तो 3 तरह की बात होती है, कि अगर चेक जो है आपका स्टेट कैपिटल में है तो 7 दिनों में हो जानी चाहिए, मेजर सिटीज़ में है तो 10 दिनों में हो जानी चाहिए, और अदर सिटी में है तो 14 दिनों में हो जानी चाहिए। फिर एक कंडीशन आता है, अगर 14 दिन का डिले हुआ तो सेविंग का रेट मिलेगा। 14 डेज से 90 डेज का डिले हुआ तो फिर फिक्स डिपॉजिट के रेट से कंपनसेशन होगा।
और जब 90 डेज से ज़्यादा डिले हुआ तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले। तो 90 डेज से ज़्यादा हुआ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले हुआ, और उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले के लिए उसको जो कंपनसेशन पे करेंगे वो करेंगे फिक्स डिपॉजिट रेट प्लस 2% करेंगे। तो ज़्यादातर यही पूछा जाता है, फिक्स डिपॉजिट प्लस 2%। तो 14 दिन का डिले हुआ तो सेविंग का रेट देंगे, 14 से 90 डेज का डिले हुआ तो फिक्स डिपॉजिट का रेट देंगे कंपनसेशन उस अमाउंट पर, और अगर 90 डेज से ज़्यादा हुआ तो फिक्स डिपॉजिट प्लस 2%। और अगर किसी लोन अकाउंट में चेक कलेक्शन के लिए दिया है तो लोन में जो ब्याज लग रहा है उसका प्लस 2%। सपोज लोन में 12% का ब्याज लग रहा है तो 12.2% हम उसको कंपनसेशन देंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। ऑन मैच्योरिटी पेमेंट कैन बी मेड इन कैश टू द कस्टमर अप टू रुपीज हाउ मच। तो ये पूछा गया, कोई फिक्स डिपॉजिट रिसीट है, उसकी मैच्योरिटी हो गई, और मैच्योरिटी में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का पेमेंट कैश में चाहता है कस्टमर, तो कितने रुपए तक के पेमेंट जो है आप कैश में कर सकते हैं। जरा चैट बॉक्स में आप लोग लिख कर बता दीजिए कितने रुपए तक के कैश में कर देंगे अगर कोई फिक्स डिपॉजिट है तो। हमारे साथी कोई 20,000 लिख रहा है, कोई 19,000 लिख रहा है, कोई 20,000, तो ज़्यादातर लोग 20,000 लिख रहे हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा? 20,000 रुपये का होगा तो आप थोड़ी ना कर देंगे। less than 20,000। हाँ, ये हुई बात, लेस देन 20,000 करेंगे। इसका सही उत्तर होगा लेस देन 20,000, क्योंकि कई बार साथी एग्जामिनेशन में गलत कर देते हैं इसको, और 20,000 की जो है टिक लगा देते हैं। 20,000 हो गया तो कहाँ जाएगा, हमारे साथी बताएंगे। 20,000 हो गया तो अकाउंट में ही जाएगा, लेस देन 20,000 होगा तो कैश कर सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। द बल्क डिपॉजिट लिमिट फॉर डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक इज हाउ मच एंड एबव। बल्क डिपॉजिट के क्राइटेरिया में बदलाव किया गया है। तो बल्क डिपॉजिट डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक के लिए पहले ये 2 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5 करोड़। 5 करोड़, 3 करोड़ कर दिया गया है। बल्क डिपॉजिट पहले 2 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए। और बल्क डिपॉजिट की परिभाषा आरआरबी के लिए पहले 15 लाख थी, जिसे बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। तो ये हालांकि पॉपुलर सीरीज का सवाल था इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, बल्क डिपॉजिट, और ये 22 में भी पॉपुलर था, लेकिन उस समय उसका जो क्राइटेरिया, देखिए बल्क डिपॉजिट में क्या, 20 में 1 करोड़ था, बढ़ के 2 करोड़ हुआ 21 में। तो 2 करोड़ वाला पूछा गया 22-23, और 24 में जो है ये बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया, तो इसलिए 3 करोड़ पूछ रहा है। तो अभी 3 करोड़ पूछेगा। अभी जो है आरआरबी का भी बढ़ा दिया गया है, पहले 15 लाख था उसको 1 करोड़ कर दिया है, तो इसलिए इसमें जो है दोनों को याद रखना है। तो बल्क डिपॉजिट डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए 3 करोड़, आरआरबी के लिए 1 करोड़ है। अब ये 50 क्वेश्चन जो है पॉपुलर सीरीज के जनरल बैंकिंग के क्वेश्चन हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, जो कल सेशन करेंगे हम उसमें जो जो चेंजेस आए हैं उस पर हम क्वेश्चन करेंगे। चेंजेस पर हम लोग सवाल करेंगे कि क्या क्या चेंजेस जो है आए हैं, और उन चेंजेस में लगभग 100-150 चेंजेस हैं, तो हो सकता है 2-3 क्लास लगेगा, लेकिन हम लोग उसको करेंगे। फिर उसके बाद टॉपिक वाइज लेंगे, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स पढ़ेंगे, गवर्नमेंट डिपॉजिट स्कीम्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पॉलिसी पढ़ेंगे, कुछ इंटरनल पॉलिसी में जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी है उनको पढ़ेंगे, क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट मॉनिटरिंग पॉलिसी, रिकवरी पॉलिसी, ओटीएस पॉलिसी, सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी, सोशल मीडिया पॉलिसी, आपके जो परचेस कमेटी पावर होते हैं, जो क्या बोलते हैं, खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं ना, वो पॉलिसी पढ़ेंगे, प्रीमाइसेस पॉलिसी पढ़ेंगे। तो बस ज़रूरत है डेली पढ़ने की, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पॉलिसी आपका कुछ लेटेस्ट पॉलिसी होगा तो दे दीजिए, क्योंकि पॉलिसी हमारे पास इंटरनल नहीं होता है। बाकी रिजर्व बैंक की जो पॉलिसी हमारे पास होती है तो उसको हम सही तरीके से पढ़ाएंगे। और इंटरनल बैंक की पॉलिसी अगर आप लोग प्रोवाइड कराएंगे तो बढ़िया रहेगा, जो लेटेस्ट होगा, कोई एक साथी भी प्रोवाइड करा देंगे तो काम हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। मैं चाहूँगा कि आज का सेशन कैसा लगा, कोई साथी जरा चैट बॉक्स में या बोल के भी बता सकते हैं। अर्पिता जी, आपको अच्छा लगा सेशन? अर्पिता शाह जी, आप बोल पाएंगे कुछ? आप, आवाज़ पहुँचती है मेरी आप तक? और नहीं तो फिर हमारा कोई अच्छे लाल जी ही अच्छे लगते हैं, हम उन्हीं से बोलते हैं। अच्छे लाल जी, अच्छा लगा आपको? क्योंकि हमें भी तो जी सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा।
हमें मोटिवेशन चाहिए होता है ना, तो हम अच्छे लाल जी को फोन लगा लेते हैं। कैसा लगा अच्छे लाल जी, आज का सेशन सर अच्छा बहुत लगा? अच्छा बहुत मिला? अच्छा सर। ठीक है, आप तो एकदम अच्छा अच्छा बोला करो सर, मजा आ गया सर, बेहतरीन सर जबरदस्त। हेलो। है ना? हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मैं BRKGB से हूँ, पंकज नाम है सर, और मेरा एग्जाम सर 27 को है। तो ओके। सर 7 दिन बचे सर, मुझे किस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी सर? 7 दिन क्या? के अंदर ये जो 50 क्वेश्चन मैं दिया हूँ, इनको पढ़ लीजिएगा तो आपका 50% तैयारी हो गया। फिर जी उसके सर। बाद जो आप कुछ दिए हो मुझे, अभी पॉलिसी वगैरह दिए हो, तो अभी हम उसमें से निकाल दूंगा क्वेश्चंस, 20-30 क्वेश्चन, तो वो काम हो जाएगा। इन मीन वाइल आपके लॉगिन सेक्शन में जाके आप 2024 और 2025 के फोल्डर पढ़ लोगे तो आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। 3 चीजें देखनी है आपको। एक तो रिकॉल क्वेश्चन पढ़ लीजिए जो अभी 24-25 में हुआ है। फिर 2024 में जितने फोल्डर मैंने किए हैं वो 2024 के फोल्डर में, उसको देख लीजिए। और 2025 के फोल्डर में देख लीजिए। पीडीएफ सेक्शन में देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिया हूँ। तो 24 और 25 के जो है अपडेटेड हैं, दोनों पढ़ लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। और मीन वाइल 27 तारीख को एग्जामिनेशन जिनका है उनके लिए अभी 7 दिन बाकी है। तो उनके लिए मैं हिंट करूंगा, और उन आपको ही प्रेफरेंस देते हुए मैं सवाल साझा कर रहा हूँ। ये जो भी सवाल हमने 50 सवाल साझा किए आप ही के लिए है। ठीक है, आप जरूर जी सर। सफल होंगे। और इनमें और अभी मैं कुछ एक वीडियो भी दूंगा ग्रुप में, तो आप उसको पढ़ते रहिए। तो आप सभी का अच्छे ओके। कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करता हूँ। अच्छे लाल जी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पढ़ते भी हैं, और उनको बुला बुला के रखना है यहाँ पर। अच्छे लाल जी ठीक है, सबको सब जी नए जी सर। सभी नई साढ़े साथी जुड़े हैं, सबको धन्यवाद कर दीजिए, और रोज पढ़ने के लिए बुला लीजिए, बोल दीजिए। 2 लाइन बोल दीजिए ना, तारीफ करिए ना, आपको तारीफ करना सिखाता हूँ मैं। जी सर, हमारे हमारे नए साथियों को पहले हमारे बैंकिंग केंद्र में बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। ओके। और इस हम लोग इस मुड़ाव पे हैं, इस जगह पे पहुंचे हुए जहाँ पे कि हमें हमारे सर जो हैं और हमें अच्छे से अच्छे एक छटा हुआ ज्ञान मतलब प्रोवाइड करेंगे, जो कि हम लोगों के जीवन के लिए मतलब एक मोती के जैसा काम करेगा। ओके, बहुत बढ़िया। तो ओके सर, थैंक यू सर। गर सूरज जैसे चमकना है तो सूरज जैसा जलना होगा। गर नदियों जैसा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम हैं बैंक के मजबूत सिपाही, क्यों सोचें कि राह सरल होगा। करते रहिए मेहनत, ये मेहनत जरूर सफल होगा। आज नहीं तो कल होगा। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल होगा। और करते रहिए मेहनत, ये मेहनत जरूर सफल होगा। और जीवन के कठिन प्रश्नों का जीवन से ही हल होगा। करते रहिए मेहनत, ये मेहनत जरूर सफल होगा, ये मेहनत जरूर सफल होगा। तो आप जी मेहनत सर, थैंक यू सर। सीखते रहिए, लेकिन शिकवा शिकायत मत रखिए, आनंद लेते रहिए। क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल है बढ़िया तरीके से हम लोग जो है सीखेंगे। इसी के साथ ये सेशन समाप्त करता हूँ। थोड़ी देर में ये सेशन रिकॉर्डिंग आपके लॉगिन सेक्शन में अपलोड हो जाएगा। धैर्य रखने के लिए, सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, गुड नाइट सर।